Good morning, students. So, today we will start your first chapter of civics, the Indian Constitution. In this chapter, we will study the following topics. First, the Constitution means the meaning of Constitution, the need of Constitution in a country, features of Indian Constitution. In this, we will study the introduction and the key features. And at last, we will learn about the fundamental rights given in our Constitution. So let's start with the meaning of the Constitution. Uh, Constitution, the supreme law of the state, it provides the framework for the organization of the state government. A constitution is a basic design which deals with the structure and powers of the government. It also includes rights and duties of citizens. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें एक टर्म है स्टेट जिसका बार बार हम यूज़ करेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मीनिंग जो है वो कई तरह से लिया गया है। यहाँ ज़्यादातर जो स्टेट का मीनिंग है वो कंट्री से, नेशन से या गवर्नमेंट से है। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है। नाउ द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एक देश की सबसे बड़ी जो कानून है, जो सुप्रीम लॉ है वो होता है। यानी उसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी देश के हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को वो फॉलो करने होते हैं। और यही एक ऐसा एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करता है जो कि किसी एक देश की सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, गवर्नमेंट भी कौन सी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके पास क्या पावर्स हैं वो भी एक संविधान ही बताएगा। और इसमें प्रत्येक नागरिक के, सिटीजन्स के राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ भी इंक्लूड की गई हैं। तो किस तरह से हमें अपना देश में रहना है, वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हमारे अधिकारों के बारे में भी दिया गया है, हमारे कर्तव्यों के बारे में भी दिया गया है, साथ में गवर्नमेंट को किस तरह से गवर्न करना है, रूल करना है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रीजन्स के लिए ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम एनार्की की तरफ या डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएंगे। एनार्की या डिक्टेटरशिप की हम बात करें तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, एनार्की एक तंत्र जहाँ किसी एक व्यक्ति का ही रूल होता है। तो उसको अगर हम ना चाहें, एक लोकतांत्रिक अगर डेमोक्रेसी हमें चाहिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। नाउ टू कर्ब द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय फंडामेंटल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कर्ब मीन्स टू लिमिट, टू कंट्रोल ओवर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो सरकार किस तरह से वर्क करेगी, उसको क्या किस तरह से रूल करना है, वो सब कुछ कानून में फंडामेंटल लॉ के थ्रू संविधान में दिया गया है। गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है जो हम लोगों ने चुनी है, वो कुछ अपनी मर्जी से कुछ कोई भी वर्क नहीं कर सकती है, वो गलत काम नहीं कर सकती है। उसकी जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल किया गया है संविधान के माध्यम से। इसके अलावा हमें ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स से लेके अलग अलग तरह के कई राइट्स दिए हुए हैं। नाउ टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो पीपल हैं, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। और जो कानून है वो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही है। नाउ टू सेव द स्टेट फ्रॉम एनार्की, ये हम पहले ही कह चुके हैं, स्टेट मीन्स कंट्री, हम के कंट्री की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। एनार्की यानी एक तंत्र, यानी किसी एक व्यक्ति का अगर कहीं राज है, यानी राजा, जैसे हम पुराने ज़माने में राजा की बात करते थे, किंग की बात हो रही थी, तो वो एनार्की सिस्टम था। लेकिन ऐसा नहीं है अब क्योंकि राजा को कोई लोग नहीं चुनते हैं, वो एक आनुवांशिक रूप से होते थे। लेकिन अभी हम क्या हो रहे हैं,
यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो एनार्की सिस्टम से बचाने के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है। नाउ टू डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट यानी कंट्री की जो सोवरेन पावर है, सोवरेन हम बोलते हैं संप्रभुत्व को, तो उसके ऑपरेशन, उसको किस तरह से वर्क करना है उसको डिफाइन करना है। नाउ सोवरेन पावर क्या होती है? कोई भी कंट्री अगर सोवरेन कंट्री है, इट मीन्स कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में जो डिसीजन लेने हैं वो खुद लेने में सक्षम है। कोई फॉरेन कंट्री, कोई दूसरा देश हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट इज़ सोवरेन। नाउ लास्ट पॉइंट, इट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को, सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार जो कोई भी काम करती है उसको जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो जनता ने चुनी है, जनता की ही रिप्रेजेंटेटिव है। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। So the long experience of oppressive rules under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally. जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में अंग्रेज़ों का रूल रहा है, बहुत ही दयनीय कंडीशन जो लोगों की हुआ करती थी। हमारा देश आज़ाद नहीं था, लोग फ्री नहीं थे, सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इस तरह से जो इंडियंस थे वो सोचने लग गए, वो समझने लग गए कि अगर फ्री इंडिया होगा तो वो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक डेमोक्रेसी होगा जहाँ हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति बराबर रहेगा, बराबर उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। कॉलोनियल स्टेट, यहाँ एक टर्म आया है। कॉलोनियल स्टेट वो स्टेट्स होते थे जहाँ एक पावरफुल कंट्री एक दूसरे लेस पावरफुल कंट्री पर अपना रूल करती थी। तो जो लेस पावरफुल कंट्री था उसको कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी कहा जाता था पावरफुल कंट्री का। तो इंडिया भी एक कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की। नाउ बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 विच comprised of 300 members who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. तो जब लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, अगर उन्हें डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है, आज़ाद होना है, तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाई गई जिसमें 300 मेंबर्स थे, जिन्होंने आगे आने वाले 3 सालों तक लगातार मीटिंग्स की और एक भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। तो भारत का संविधान बनने में जो टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो बहुत सारे मेंबर्स थे, पूरे भारत में उन्होंने घूमा, सर्वे किया, लोगों की परेशानियों को जाना और फिर जाके इतना विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। तो नाउ अब हम बात करते हैं की फीचर्स की कि हमारे जो संविधान में है उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। सो वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म, इसको हम संघीय ढांचा बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश में जो गवर्नमेंट है उसको बहुत, क्योंकि देश बड़ा है, अगर हम अपने देश की बात करें तो देश बड़ा है और एक एक सेंट्रलाइज पोजीशन से पूरे देश को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया है और इसी के लिए इसी को फेडरलिज्म बोला गया। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट: सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो हम सब भी जानते हैं कि एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार होती है। यहाँ स्टेट से मतलब राज्य है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो 3 तरह के लेवल्स में हमने इनको बांटा हुआ है गवर्नमेंट को। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर्स ऑफ ईच गवर्नमेंट। और हमारे संविधान में हर एक गवर्नमेंट की पावर्स किस तरह से वो वर्क कर सकती है, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं, वो दी गई हैं। नाउ सेकंड जो की फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी भारत की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यहाँ जो रूलर है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इलेक्टेड होता है।
A Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens means that the people of India have a direct role in electing their representatives. अब हमने बोला रूलर इलेक्टेड होता है मीन्स कि संविधान हमें आज़ादी देता है, ये गारंटी देता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यानी कि जो व्यक्ति एडल्ट हैं यानी 18 प्लस हैं उनको सभी को वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का अधिकार है यानी वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जो है हमारे यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको चुना जाता है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनको चुन रहे हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Also, every citizen is irrespective of his or her social background can also contest in elections। और साथ में हर एक व्यक्ति वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो लड़ सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी हमने बात की थी कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब हमने बात कर रहे हैं कि एक ही गवर्नमेंट के अंदर भी हमने सेपरेट किए हैं, कुछ सेक्शंस बनाए हैं जिनको बोला गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हमने बनाए। एक था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो हम लोगों द्वारा चुने जाते हैं, रेफर्स टू द आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव जो हैं वो आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द कंट्री। अब लेजिस्लेचर्स हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये वो लोग हैं जिनको हम विधायिका बोलते हैं, जो कानून बनाते हैं। लोकसभा राज्यसभा आपने सुना है, वहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है और उसके बाद मेजॉरिटी के बेसिस पर लॉ बनता है। लॉ लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना और पूरे देश को चलाना, ये काम आता है एग्जीक्यूटिव का। नाउ थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। हमारे देश में जो न्यायपालिका है दैट इज जुडिशरी, उसका मतलब है कि किस तरह से हमारे देश में कोर्ट वर्क करती हैं। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है जो कि एपेक्स कोर्ट है देश की, फिर हाई कोर्ट्स आती हैं एंड उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स आती हैं। तो इस पूरे सिस्टम को ही जुडिशरी के अंदर कहा गया है। और संविधान की एक सबसे अच्छी विशेषता ये है, डेमोक्रेटिक कंट्री की विशेषता ये है कि जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जुडिशरी के वर्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नाउ फोर्थ पॉइंट है आपका सेक्युलरिज्म। सो सेक्युलरिज्म क्या है? अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। इंडिया ऑफिशियली डू नॉट हैव एनी रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, टीवी में अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो ये डेली आप 10 बार सुन सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म मीन्स पंथ निरपेक्षता, यानी कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष देश है। ये किसी भी एक विशेष धर्म को अपना प्रमोट नहीं करता है, तो ना ही हमारा कोई ऑफिशियल एक रिलीजन है, तो सभी धर्म इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक धर्म के लोग जो हैं वो बराबर हैं, दे आर इक्वल, दैट इज सेकुलरिज्म। हम रिलीजन के बेसिस पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते। नाउ हम बात करते हैं फिफ्थ की फीचर्स की, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ होते हैं जो हमें दिशा देते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। सो दिस सेक्शन एंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इट सर्व्स एज अ गाइड टू द इंडियन स्टेट टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेज। सो ये जो पॉइंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कुछ दिशा निर्देशक हैं जिसमें बताया गया है कि हमें अपनी सोसाइटी में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो रिफ़ॉर्म करना है, जो बदलाव लाने हैं, जो चेंजेस करने हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक गाइडेंस का वर्क करता है। कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि
गरीबी को दूर करने में मदद करती हैं। नाउ लास्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ये की फीचर्स भी है। सो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, so fundamental rights are those rights which are essential for the overall development of individual. Our constitution provides 6 fundamental rights. So fundamental rights हम कह सकते हैं मूलभूत अधिकार। वो अधिकार हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारे संविधान ने 6 तरह के अधिकार हमें दिए हैं। जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक जो 7 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया है। तो 6 जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं जान लेते हैं। द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति इक्वल है, कानून के सामने सब बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। तो इसमें कुल मिला के इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम में 6 अलग अलग तरह के राइट्स आते हैं। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर बैन है। चाइल्ड लेबर कोई आप बच्चों से मजदूरी, जो 14 ईयर्स से कम के हैं उनसे काम नहीं करा सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोहिबिट करता है, वो भी यही राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये राइट्स जो है वो विशेष तक माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार, यानी हमारे देश में सभी को अपनी संस्कृति फॉलो करने का और शिक्षा का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि ये ही वह अधिकार है जो हमारे बाकी अधिकारों को रक्षा करता है। एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर नहीं होगा तो हमारे बाकी के अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये वो अधिकार है जो अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को छीनता है, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है उनको छीनता है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग ही आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि न्याय मांगने का जो अधिकार देता है वो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू।